बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। 9th क्लास से ऑनवर्ड हम लोग बैचलर या मास्टर लेवल तक इसको लेके चलेंगे, जो कि तमाम क्लासेस के लिए जो बायोलॉजी के एस्पायरेंट्स हैं, जैसा कि 9th से लेकर NMD कैट तक, और इसके अलावा जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी से रेलिवेंट जितनी भी जॉब्स आती हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज है। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिक ब्रांचेस और इसके अलावा कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी और बायोलॉजी के दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे इसका नेक्स्ट पोर्शन, जो कि साइंटिफिक मेथड से रेलिवेंट है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स स्टडी करेंगे, और उसके बाद एमसीक्यूज इनसे रेलिवेंट है वो डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक मेथड असल तौर पर क्या चीज है? स्टेप्स डूइंग द साइंटिफिक वर्क आर रिसर्च। कोई भी काम करना है, कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको क्या कह देते हैं? साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई हो रहा हो तो इस साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड का नाम दे देंगे। यानी कि एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाएगा उसको क्या कह देंगे आप लोग? बायोलॉजिकल मेथड का नाम दे देंगे। इसके 6 बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला, रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइंटिफिक प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है। जैसा कि डेंगू फीवर हुआ, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। ये तो थोड़ा सा पहले वायरस अटैक कोविड-19 है, ये स्टार्ट हुआ। सबसे पहले होता है रिकॉग्नाइज करना कि प्रॉब्लम है क्या। फिर उससे रेलिवेंट हमने हाइपोथेसिस बनानी होती है। हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शंस बनानी होती हैं। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट उस पर करना होता है, फिर उससे रिजल्ट अखज करनी होती है, फिर उससे थ्योरीज और लॉ है वो बनाए जाते हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं, इनको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। जितनी भी ब्रांचेस हैं साइंस की, सब के अंदर ये मेथड अपनाया जाता है, साइंटिफिक मेथड, और बेसिक स्टेप सब के सेम है। बायोलॉजी के अंदर ये बस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी साइंटिफिक प्रॉब्लम की जगह पर। सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द साइंटिफिक प्रॉब्लम। कि सबसे पहले साइंटिफिक मेथड में हमने प्रॉब्लम को ढूंढना होता है कि वो है कौन सी। ठीक है, ये प्रॉब्लम कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हमारे माइंड में खुद ब खुद आ जाए, किसी साइंटिस्ट ने बताई हुई हो, या हमने नेचुरली इन चीजों को, इस प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लिया हो। तो ये कोई भी किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट द प्लांट इन एन एरिया इज ग्रोइंग टॉलर देन अनयूजुअल, ही डेवलप्स ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट। कहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ये एक जगह पर पौधा उगा हुआ था, पौधे ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करना शुरू कर दिया। अब हमारे ज़हन में एक ये आ गया इशू कि क्या ऐसी चीज है जो कि इस पौधे को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। ये इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम, अब डेंगू फीवर है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? कोविड-19 है, इसका वायरस कहां से फैला, क्यों फैला? तो यह है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद आगे क्या किया जाता है बेटा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब मुशाहिदा करना। साइंस असल तौर पर नाम ही मुशाहिदात और तजर्बात का नाम साइंस है। इसके जरिए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। मुशाहिदा करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन जो प्रॉब्लम से रेलिवेंट की जाती है, हमारी 5 सेंसेस के जरिए हम लोग इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, या किसी साइंटिस्ट से पूछते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ये देखी जाती है, डायरेक्टली जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे या इनडायरेक्टली। अब ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कौन सी होती हैं? जो क्वालिटी बताती हैं, जैसा कि उसका जी कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, इस तरह की जिसको मेजर ना किया जा सके। और क्वांटिटेटिव जिनको मेजर किया जा सके इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स या न्यूमेरिकल डाटा, इनको क्या कह देते हैं जी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। मेजरेबल होती हैं, रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। ये नॉन मेजरेबल है, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर। जैसा कि कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, इंटेलिजेंस होगी, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या चीज हो जाते हैं जी? हम कह देते हैं जी इसका कद कितना है,
अब बायोलॉजी के अंदर अगर देखें रोलर और नॉन रोलर कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन क्लास की करें जी, क्लासेस की ऑब्जर्वेशन करें तो हम कह देते हैं जी 10 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के हैं, 15 सेकंड ईयर के हैं, तो हम नंबर्स की फॉर्म में जो कर रहे होते हैं वो कौन सा होती है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद साइंटिस्ट डेवलप ए स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशंस से एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन जनरेट किया जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, हाइपोथेसिस का नाम दे देते होते हैं। ये हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आती होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी ऑब्जर्वेशन से जो क्वेश्चन या स्टेटमेंट जनरेट की जाती है, इंफॉर्मेशन गैदर करके, बुक्स को पढ़ के, सेकेंडरी डाटा लेके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस करके जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हाइपोथेसिस बनाई जाती है। जैसा कि बड़े लेवल पर अगर देखें जितने भी थीसिस वगैरह होते हैं तो सबसे पहले उसमें हाइपोथेसिस जनरेट की जाती है, क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है। जैसा कि इट इज प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस के करेक्ट, हाइपोथेसिस क्या होती है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, ये जो स्टेटमेंट बनाए वो हर प्रॉब्लम का आंसर करे मैक्सिमम। ऑलवेज मैच विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशंस जो हमने बनाई हैं उन पर पूरी उतर रही हो। इट इज टेस्टेड थ्रू द, इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया जाए और इसके अंदर ये एबिलिटी हो कि ये प्रूव और डिसप्रूव किया जा सके इसको डिफरेंट वे से। डिडक्शन, जो हाइपोथेसिस होती है उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया जाए किसके जरिए, इफ और देन के जरिए। इसको क्या किया जाता है, साइंटिस्ट डेवलप ए लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम द हाइपोथेसिस, सच लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन। ये डेफिनेशन आ जाती है कि जो लॉजिकल रिजल्ट हाइपोथेसिस से बना के उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, इसको डिडक्शन कहते हैं। और इसमें इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं, इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं। तो जैसा कि हम कह देते हैं जी मलेरिया इज काज्ड बाय मॉस्किटो, ये थी हमारी हाइपोथेसिस, ठीक है, मलेरिया इज काज्ड बाय मॉस्किटो। अब इससे हम लोगों ने डिडक्शन अखज करनी है, इफ द मलेरिया इज काज्ड बाय मॉस्किटो देन ऑल द मॉस्किटो शुड हैव ए प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो हर, अब हम लोगों ने 2-3 ऑब्जर्वेशन बनाई कि प्लाज्मोडियम इज ए काज ऑफ मलेरिया, उसके बाद मलेरिया को फैलाने के लिए मच्छर इन्वॉल्व होते हैं, मलेरिया उन जगहों पर फैलता है जहां पर जो लोग खुले एरियाज में या मार्शी एरिया के करीब सोते हैं। तो हम लोगों ने उससे स्टेटमेंट बना ली, इफ द मॉस्किटो इज ए काज ऑफ मलेरिया या प्लाज्मोडियम इज ए काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पेशेंट शुड हैव ए प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। इफ और देन का वर्ड यूज हो गया, ये उससे हाइपोथेसिस से डिडक्शन है, इस तरह बनाई जाती है। ये हाइपोथेसिस और डिडक्शन की एग्जांपल है। लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन ए प्लांट आर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, कि लीफ की डिस्कलरेशन और जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। इफ द आयरन डेफिशिएंसी इज काजिंग सिम्पटम्स, एडिंग द आयरन इन द सॉइल विल इंप्रूव द कलर्स ऑफ द लीव्स एंड प्रमोट द प्लांट ग्रोथ। कि अगर उन्होंने कहा कि आयरन की वजह से ही ग्रोथ रुक रही है, तो प्लांट जब आयरन प्रोवाइड करेंगे उसकी ग्रोथ और उसके लीव्स का कलर है वो इंप्रूव होना चाहिए, ये उससे डिडक्शन है वो बना दी गई। अब आगे आ जाता है बेटा एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टेप्स क्या हैं, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने क्या किया, हाइपोथेसिस डेवलप किया, हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनाए, डिडक्शन के बाद अगला स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट फील्ड में भी हो सकता है, लैब में भी हो सकता है। अब व्हाई वी डू द एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव और डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि हम बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन बनाई है उसको प्रूव या डिसप्रूव करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट के जरिए किया जाता है। साइंटिस्ट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू ऑल द हाइपोथेसिस, सक्सेसफुल हाइपोथेसिस प्रूव हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है किसकी बेस पर, एक्सपेरिमेंट की बेस पर, और उससे आगे फर्दर हाइपोथेसिस है वो जनरेट किए जाते हैं।
अब जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इसमें दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर तजर्बात किए जा रहे होते हैं, कंट्रोल ग्रुप जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना होता है। जैसा कि हम जी दो क्लासेस देख लेते हैं, दो क्लासेस ले लेते हैं हम, उनके अंदर बच्चों की क्या कहते हैं जी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं वो चेक करते हैं। एक को हम रेगुलर लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं उनसे, और दूसरी को उसी तरह से नॉर्मल सेल्फ स्टडी पर रखते हैं। तो जो सेल्फ स्टडी वाला जो हमारा ग्रुप होगा जिसके साथ हमने कंपैरिजन करना है उन बच्चों का जिनको हम लेक्चर और टेस्ट दे रहे हैं, तो वो जो सेल्फ स्टडी वाला ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा, जिसके ऊपर हम तजर्बात कर रहे हैं, उनको लेक्चर दे के डिफरेंट मेथड से उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तो हमें पता चल जाएगा पहले बच्चे ऐसे थे तो अब जी ऐसे हो गए। इसी तरह से हर एक्सपेरिमेंट में हम चेक करते हैं कि अब मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनको अलग कर लें और उनके बाद हेल्दी पेशेंट्स के साथ उनको कंपेयर कर रहे हो, तो हेल्दी पेशेंट्स कौन से होंगे, कंट्रोल ग्रुप होगा, और जो मलेरियल पेशेंट्स का ग्रुप होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। फिर उसके बाद रिजल्ट अखज़ किए जाते हैं, उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, उनसे ग्राफ बनाए जाते हैं, डाटा को समराइज किया जाता है और उसकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। उस रिपोर्ट्स या फाइंडिंग को हम लोग फिर क्या करते हैं, डिफरेंट जर्नल्स में भेजते हैं और रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश करते हैं। अगर बुक का चैप्टर लिखा होता है तो वो बुक्स में पब्लिश हो जाता है, अगर रिसर्च पेपर होता है तो वो किसी साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है। सॉरी। अब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट बार बार हाइपोथेसिस बनाते रहते हैं, हाइपोथेसिस बनती जाती है, वो बार बार बनती जाए और वो करेक्ट साबित हो रही हो, हर साइंटिस्ट उसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करे, लेकिन वो बार बार एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव हो रही हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता थ्योरी बन जाती है। तो थ्योरी की डेफिनेशन फिर क्या होती है, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद बार बार आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द एक्सटेंसिव एविडेंसेस एंड रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय द मल्टीपल रिसर्चर्स। काफी सारे साइंटिस्ट उसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करें, लेकिन बार बार वो अप्रूव हो रही हो तो वो क्या बन जाती है, एक थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी की एग्जांपल जैसा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, जो कि एवोल्यूशन की थ्योरी है, जो कि बड़े लोगों ने चेंज करने की कोशिश की लेकिन ये चेंज नहीं हुई है। अब उसके बाद थ्योरी क्यों भी लोग कोशिश करते हैं कि इसको डिसअप्रूव कर दिया जाए, और ऐसा ऐसा थ्योरी है वो उसको बार बार टेस्ट करते रहते हैं। अगर वो चेंज ना हो तो वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। लॉ या प्रिंसिपल एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होता है। ये एमसीक्यूज भी आता होता है, कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर क्या चीज होती है, ये एक साइंटिफिक लॉ होता है। और हार्डे-वेनबर्ग लॉ या ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये सारे के सारे लॉज हैं, ये बायोलॉजी के अंदर बन जाते हैं। अब बायोलॉजी इज शॉर्ट इन लॉज, ये अक्सर एमसीक्यू ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बायोलॉजी के अंदर लॉज इतने कम क्यों है, ड्यू टू द वेरिएबल नेचर ऑफ लाइफ। हम किसी भी लाइफ के ऊपर, किसी जानदार पर, पौधे पर लॉ बनाएंगे, वो खत्म हो जाता है, लाइफ खत्म हो जाती है, तो वो लॉ है वो प्रूव नहीं हो पाता। तो लॉ तो ऐसी चीज होती है जो कभी चेंज ना हो, तो इसलिए बायोलॉजी है वेरिएबल नेचर ऑफ लाइफ की वजह से शॉर्ट इन लॉज होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, देन हाइपोथेसिस, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, देन डिडक्शन, डिडक्शन के अंदर कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाए जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इफ नॉट प्रूव तो दोबारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रूव हो जाता है, रिजल्ट बन जाता है, उसकी रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग के बाद वो पब्लिश होता है, पब्लिश होने के बाद लोग उसको डिसअप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो बार बार टेस्ट होता जाता है तो थ्योरी बन जाती है, फिर फर्दर टेस्टिंग होती है तो लॉ बन जाता है। तो ये है एक साइंटिफिक मेथड का फ्लो चार्ट। ये उसकी आगे एग्जांपल दी हुई है। मलेरिया एक कॉमन डिजीज है जो कि पाकिस्तान और इसके अलावा दुनिया के अंदर ये बहुत ज्यादा फैली थी, और इसने बहुत ज्यादा इसकी वजह से 19वीं सेंचुरी से पहले है वो डेथ हुई है। क्यूनीन ये एक वाहिद मेडिसिन थी, 17 से 20 सेंचुरी तक क्यूनीन की जो एक्सट्रैक्ट है वो यूज किया जाता था, किसके लिए, मलेरिया के इलाज के लिए।
अब मलेरिया की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? 4 मेजर ऑब्जर्वेशन बनाई गई थी। मलेरिया और मार्शी एरियाज का, दलदली इलाकों का आपस में कोई ताल्लुक है? क्विनीन एक इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया के जरिए। मार्शी एरिया का पानी पिए तो उससे मलेरिया नहीं होता। प्लाज्मोडियम मलेरियल पेशेंट्स के अंदर मौजूद होता था। 1878 के अंदर मलेरिया के अंदर जो प्लाज्मोडियम है, लेवरेन एक साइंटिस्ट था जिसने काज ऑफ मलेरिया सर्च किया था। ये भी एमसीक्यूज है। और इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था प्लाज्मोडियम, जो कि मेजर काज ऑफ मलेरिया था। ये लेवरेन ने डिस्कवर किया था। अब ये तो ऑब्जर्वेशंस हो गई 4। उसके बाद हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज ए काज ऑफ मलेरिया, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। अब डिडक्शन इससे क्या बनेगी? If the plasmodium is a cause of malaria, then all the malarial patient should have a plasmodium in their blood. कि अगर मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट किया गया, हमने कंट्रोल ग्रुप बनाए, पेशेंट्स लिए, उनके काफी सारे मलेरियल पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया गया, तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो उससे हाइपोथेसिस प्रूव होगी कि प्लाज्मोडियम इज ए काज ऑफ मलेरिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम था, हाउ द प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ द मैन, कि इंसान के ब्लड में प्लाज्मोडियम आता कहां से है? मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शियस ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट कॉज द मलेरिया। इसकी 2 ऑब्जर्वेशन बनाई गई। उस ऑब्जर्वेशन के बाद AFA किंग ने 20 ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट बनाई कि वो लोग जो बाहर के एरिया में सोते हैं उनको मलेरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडोर में जो सोते हैं, और उसके बाद जो स्मोकी एरियाज में सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, और जो मच्छरदानी वगैरह का यूज करते हैं उनको भी मलेरिया कम होता है। बाद में इसकी हाइपोथेसिस बना दी गई, मॉस्किटो ट्रांसमिट द प्लाज्मोडियम, कि मॉस्किटो की वजह से फैलता है। डिडक्शन, इफ द मॉस्किटो इज इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया then the plasmodium should be present in the mosquito, तो मॉस्किटो में भी प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अब एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द डिडक्शन, रोनाल्ड रोस एक और साइंटिस्ट आया 1880s के अंदर। इसने क्या किया? इसने फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो वो मॉस्किटो होती है जो कि मलेरिया काज करती है। याद रखिएगा, फीमेल मॉस्किटो ही काटती है, फीमेल मच्छर काटता है, मेल मच्छर नहीं काटता। क्यों फीमेल मच्छर काटती है? क्योंकि हमारे ब्लड में और बाकी जानदारों के ब्लड के अंदर ऐसी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो कि फीमेल को चाहिए होती हैं उनकी एग ग्रोथ करने के लिए। मेल मॉस्किटो ज़ाहिर एग ले नहीं करता, इसलिए मेल मॉस्किटो कभी भी नहीं काटता, फीमेल मॉस्किटो ही कट करती होती हैं। पिर्सिंग नीडल्स इनके जो माउथ पार्ट के अंदर बनी होती है उससे ये कट करती हैं, और उसके जरिए सलाइवा जब इंजेक्ट करती हैं तो उसके जरिए प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ जाता है। तो रोस ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने पहले चिड़ियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि बीमार चिड़ियां, ऐसे मच्छर देखे जिनकी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उनके स्टोमक के अंदर पल रहे थे। उन्होंने चिड़िया को कटवाया, हेल्दी चिड़िया को, तो हेल्दी चिड़िया बीमार होगी। उसके बाद उस बीमार चिड़िया को किसी और हेल्दी मच्छर से कटवाया तो उसके अंदर चले गए। इसी तरह से जब कोई भी बीमार पेशेंट को कोई मच्छर काटेगा, मलेरियल पेशेंट को कोई मच्छर काटेगा, तो मच्छर की बॉडी में प्लाज्मोडियम चला जाता है, वहां पर मल्टीप्लाई करता है। फिर वो इन्फेक्टेड मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर इस तरह से फैलता जाता है, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे से तीसरे में ये चलता जाता है। ये एडीज अजिप्टाई है जो कि डेंगू फीवर काज करता है, ये भी एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को आ सकता है। तो ये फिर ह्यूमन के ऊपर इटालियन बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये देखें कि अगर स्पैरो कोई हो मलेरिया से बीमार, क्यूलेक्स मॉस्किटो है जो कि बर्ड्स को काज करता है, ह्यूमन को एनोफ्लेज काज करता है, वो हेल्दी को काज करेगा तो वो भी बीमार हो जाएगी। तो इंसान को मलेरियल पेशेंट को कोई भी काज करे तो एनोफ्लेज उसको काटेगी तो एनोफ्लेज में चला जाएगा, उसके बाद वो हेल्दी पर्सन को काटेगी तो हेल्दी पर्सन भी बीमार हो जाएगा। की पॉइंट्स अगर पूरे चैप्टर के अगर हम लोग देखें तो बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट है। इसकी 3 मेजर ब्रांचेज हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी प्लांट्स की स्टडी, ज़ूलॉजी एनिमल्स की, और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। मेजर ब्रांचेस में साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज है, मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड फंक्शन है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स है,
फिजियोलॉजी फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी है, और उसके बाद आगे जाते हैं एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, ये शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका। पैलियोंटोलॉजी फॉसिल जो मैंने आपको बताए थे, मीनिंग्स अगर याद कर लें तो आपको ये तैयार हो जाएंगे। फिर डिफरेंट कैरियर्स हमने स्टडी किए, फिर साइंटिफिक मेथड स्टडी किया, उसके अंदर उसके स्टेप स्टडी किए, उसके एग्जांपल्स स्टडी की। अब इसके हम एमसीक्यूज देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हर जॉब के लिए, कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जब फंक्शंस का नाम आ जाएगा तो फंक्शंस के अंदर क्या चीज है, स्ट्रक्चर और फंक्शंस, ये दोनों के दोनों किसके, सेल्स के। अब बच्चे जल्दी के अंदर अगर हम लगाएं तो फंक्शंस में फिजियोलॉजी आ गया, फिजियोलॉजी का ऑप्शन ही नहीं। आगे सेल्स देखें तो सेल्स की स्टडी, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाती है, तो सेल बायोलॉजी इसका सही आंसर होगा। स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है जी, जेनेटिक्स इसका आंसर होता है। इंसुलिन मेड थ्रू द बैक्टीरिया, वो टेक्निक इंसुलिन बनाना, ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज की जाती हैं। और उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, हार्ट पंप द ब्लड, स्टोमक डाइजेस्ट द फूड, किडनी एक्सक्रीट द वेस्ट, सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, फिजियोलॉजी। ये मैं आपको बता चुका हूं जब पढ़ा रहा था टॉपिक। विच ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टैक्सोनॉमी कहलाता है। विच स्टेप कम बिटवीन द हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट, मेकिंग द डिडक्शंस, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन बनाई जाती हैं, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ scientific method, it relies on the evidences, it involve the formulating the hypothesis always be correct, गलत। hypothesis को करेक्ट भी हो सकती हैं और डिसअप्रूव भी हो सकती हैं, ऑलवेज करेक्ट नहीं होती, ये गलत है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या कौन कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट, ये सबसे बेस्ट है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। आगे आ जाते हैं जी MCQs number 9, people who slept near the smoky fire less chance of suffer from malaria, why? Smoke kill the plasmodium in their blood, गलत है। Fire increase the temperature and plasmodium are killed in the air, mosquitoes cannot tolerate the smoke and repelled, ये मॉस्किटो है धुएं की वजह से भागते हैं, इस वजह से स्मोकी एरियाज में जो लोग सोते हैं मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो उनको मलेरिया कम होता है। एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज इट डिसप्रूव द मेनी हाइपोथेसिस एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव, यानी कि एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि कुछ हमारी जो है हाइपोथेसिस प्रूव हो जाए, कुछ डिसअप्रूव हो जाए। ये था जी फर्स्ट चैप्टर, उसके एमसीक्यूज और कौन कौन से उसमें पॉइंट्स थे, तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। अगर आप लोग लेक्चरर बायोलॉजी या किसी भी लेवल की बायोलॉजी से रेलिवेंट तैयारी करना चाहते हैं या बाकी सब्जेक्ट से रेलिवेंट तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग रब्ता करके हमारे पेड ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।